नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाठ संख्या 7, क्या निराश हुआ जाए, भाग द्वितीय। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि लेखक ने अपने निबंध के माध्यम से, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने अपने निबंध के माध्यम से हमें संसार में फैली हुई बुराइयों, हमारे देश में फैली हुई बुराइयों के बारे में बताया कि किस प्रकार से समाचार पत्रों में एक ही प्रकार के समाचार लिखे जाते हैं जो रोज़ हमें पढ़ने को मिलते हैं। उससे लोगों का मन खराब होता है, उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे, लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। लेखक कहते हैं कि जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी जी, बाल गंगाधर जी तिलक, रविंद्रनाथ जी टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे और धोखाधड़ी करने वालों वाली राज कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं, अर्थात वो किसी प्रकार की अराजकता या विद्रोह की भावना अपने मन में नहीं रखते हैं। वह किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में जितना भी उनको मिलता है वह उसी में संतोष कर लेते हैं, वह उससे और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है, मानवता, इंसानियत, मानवता। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना को लेखक बताते हैं। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखे। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहते हैं। अतः अभी निराश न हुआ जाए। दोष, बुराई, गुणी, अच्छाई, संस्कृति, परंपरा, अतीत, बीता हुआ समय, महासमुद्र, महासागर, फरेब, धोखा, मनीषियों, ऋषियों, जीविका, रोजगार, निरीह, कमजोर, श्रमजीवी, मेहनत करने वाला, पर्याय, समानार्थी, भीरू, डरपोक, बेबस, लाचार, आस्था, विश्वास। ये इस दूसरे पैराग्राफ के शब्दार्थ है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अब लेखक के पाठ में आगे कहते हैं कि लोगों को आदत हो गई है व्यक्ति में बुराई खोजने की, उसमें से अच्छाई देखने का नजरिया जैसे समाप्ति हो गया है। लेखक कहते हैं कि अच्छे काम को ध्यान में न रखकर आजकल अवगुणों को बढ़ चढ़ करके दिखाया जाता है। लेखक कहते हैं कि जब आदमी अच्छा काम करता है और गलती से वह कहीं पर बुराई छोड़ देता है, यानी उस काम में थोड़ी सी कमी छोड़ देता है, तो लोग काम की अच्छाई को भूल जाते हैं और बुराई को बार बार बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी है। लेखक कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100% सही नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा भी है, कितना भी अच्छा है, लेकिन उसमें हल्की बुराई जरूर मिलेगी, हल्का दोष जरूर मिलेगा। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे,
सिर्फ बुराइयों को ही बढ़ चढ़कर कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में लोग हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं, या तो थोड़ी है या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि अगर दुनिया में लोग हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं है या थोड़ी है तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया? लेखक कहते हैं कि जो सपना हमारे महान लोगों ने देखा, तिलक, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने जो भारत का अच्छे भारत का सपना देखा था, क्या वह बीते हुए समय में ही डूब गया? ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। अब ईमानदार डरपोक क्यों है? ईमानदार इसलिए डरपोक है, उसे लगता है कि कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कोई मैंने कसर छोड़ दी तो लोग मुझ पर तंज कसेंगे, यानी मेरे पर तरह तरह की बातें बनाएंगे। वह इसी कारण से लाचार है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था, जो विश्वास है, वो कहीं हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा डगमगाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है और वही परम है। मदन मोहन मालवीय और तिलक जैसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत में गहरे गड्ढे में डूब गया मालूम होता है। लेखक कहते हैं कि अगर हमारे देश में बुराइयां ही बुराइयां देखी जा रही है, अच्छाइयाँ देखने का कहीं नामो निशान नहीं है, तो क्या जो हमारे महान लोगों ने जो सपना देखा था वो कहीं डूब तो नहीं गया? तो लेखक इसी बात पर ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे महान लोगों ने जो सपना देखा था क्या वो कहीं डूब तो नहीं गया? इस दूसरे पैराग्राफ के आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं, जो भी इसमें से बने। 3 मैंने पहले वीडियो में आपको बताए थे, भाग नंबर 1 में। दूसरे भाग में भी 3 प्रश्न बनते हैं, शब्दार्थ आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 4, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो अभी मैंने बताया था कि हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति एवं सभ्य भारत का सपना देखा था। प्रश्न संख्या 5, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व क्यों नहीं दिया? उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है क्योंकि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है और वही परम है। इसीलिए भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। प्रश्न संख्या 6, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है? उत्तर, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पीसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। अर्थात लेखक के कहना चाहते हैं कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, भोले भाले लोग हैं, वो झूठ और फरेब के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। और जो लोग झूठ तथा फरेब का सहारा लेते हैं उनका रोजगार, उनका काम है वो फलता फूलता रहता है। इसलिए जो हमारे महान मूल्य है उनके प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। आज का हमारा भाग 2 पूरा हुआ। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसी पाठ के भाग 3 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।